नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आरएससीआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वैकेंसी गुरु के, तो दोस्तों मैं आपसे अभी कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट आप पीछे जाइए, चैनल पर जाइए और कंप्लीट वीडियोस देख लीजिए। आरएससीआईटी में पास होने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने वैकेंसी गुरु के सभी वीडियो देख लिए तो आप आरएससीआईटी में आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या एक ब्राउजर स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? अगर नहीं दोस्तों, ब्राउजर जो है स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता, बल्कि बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें कह रहा है अगर नहीं तो बताइए कि नीचे दिए गए सॉफ्टवेयर में से स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं: गूगल क्रोम, MS वर्ड, MS एक्सेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक स्पेशलाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी ये तीनों जो हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ग्राफिकल टैबलेट में क्या उपयोग होता है? ग्राफिकल टैबलेट होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? पेन, कीबोर्ड, माउस या ब्रश का? मित्रों, इसके अंदर जो है पेन का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर आपने यही सोचा है आंसर, तो इसका मतलब आपकी जो है बेस्ट तैयारी है। आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। आगे हम चलते हैं। ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर होते हैं, ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर कौन से होते हैं? मोनोक्रोम, सोनोक्रोम, लेज़र क्रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? मित्रों, ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो लेज़र क्रोम होते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लेज़र प्रिंटर का एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि लेज़र प्रिंटर जो होते हैं क्या ये गति में अधिक तेज़ होते हैं? तो आपको बताना है हाँ, ये गति में अधिक तेज़ होते हैं। और प्रिंटर की गति को DPI में मापा जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। DPI डॉट पर इंच इसका पूरा नाम होता है। आगे हम चलते हैं। निम्न में से रैम के प्रकार कौन कौन से हैं? निम्न में से कौन कौन से रैम के प्रकार हैं? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। रैम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो डायनामिक रैम है, एक एस रैम है, स्टैटिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम 2 भाग होते हैं रैम के। और रैम इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों इसका सही जवाब है, डी रैम और एस रैम। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप आरएससीआईटी में केवल पास होना चाहते हैं तो आप वैकेंसी गुरु यूट्यूब चैनल और वैकेंसी गुरु वेबसाइट www.vacancyguru.in से पढ़ाई करके आराम से पास हो सकते हैं। पर अगर आपको आरएससीआईटी में अच्छी परसेंटेज बनानी है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें 49 रुपीज़ का एक सब्सक्रिप्शन होगा, कोर्स होगा। ये कोर्स आपको खरीदना होगा। अगर आपने 49 का खरीद के इसको पूरा पढ़ लिया, इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए, तो आपकी 80 से ऊपर परसेंटेज बन जाएगी। ये आप विश्वास रखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सर क्या सच में बन जाएगी, तो आप लास्ट टाइम आंसर की जो हमने डाल रखी है चैनल पर, उस आंसर की के जो कमेंट्स हैं उनमें पढ़ के देख लीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन खरीदा था, तैयारी वहाँ से की थी, उनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। आगे हम चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ईडीओ। ईडीओ का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों, ईडीओ का पूरा नाम एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट होता है। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ईडीओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीओ? ईडीओ का पूरा नाम होता है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट। आगे हम चलते हैं। किस प्रकार की रोम बिजली के सिग्नल से मिटाई जा सकती है? रोम का कौन सा भाग है जिसे बिजली के सिग्नल से मिटा सकते हैं? मित्रों, ऐसा रोम जिसे बिजली से मिटा सकते हैं उसका नाम है EEP रोम। EEP रोम यानी इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे विद्युत की सहायता से मिटा सकते हैं। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल, यानी विद्युत की सहायता से मिटाने योग्य प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वैकेंसी गुरु पर जाएं, वहाँ से इसकी कंप्लीट PDFs हैं, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं। भारतीय रेल में E-टिकट कौन सी वेबसाइट से प्राप्त होता है? भारतीय रेल का E-टिकट कौन सी साइट से प्राप्त कर सकते हैं? मित्रों, इसका सही जवाब है www.irctc.co.in। यहाँ पर IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। अगर आपने IRCTC से जो है टिकट बुक करना है, टिकट कैंसिल करना है, या फिर रेलवे का लिए आपको जो है बुकिंग स्थिति देखनी है, तो आप कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे? irctc.co.in। नेक्स्ट है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मित्रों, आपको पता होना चाहिए URL क्या होता है। URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है।
यूआरएल किस बार में प्रदर्शित होता है, यानी जब आप ब्राउज़र चलाते हैं तो ब्राउज़र के कौन से बार में, कहाँ पर ब्राउज़र में यूआरएल प्रदर्शित होता है मित्रों, ब्राउज़र में एड्रेस बार में यूआरएल प्रदर्शित होता है। ठीक है, इसका एड्रेस बार में तो शायद इस बार देखो, इस बार एग्जाम में ये प्रश्न आएगा नहीं एड्रेस बार वाला, पर इसका ये प्रश्न आ सकता है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। इस एग्जाम में आप याद रख लेना, एड्रेस बार का हो सकता है वहाँ पर क्वेश्चन नहीं आए, मेरे को जहाँ तक पता है लगभग ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है, या फिर यूआरएल का दूसरा प्रश्न आता है कि वेबसाइट के एड्रेस को, किसी वेब पर किसी वेबसाइट का संसाधन का पता क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, या फिर यूआरएल का पूरा नाम क्या है। इन दोनों प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। आगे है, साधारण तांबे की टेलीफोन लाइनों द्वारा घरों और छोटे व्यवसायों को हाई बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी है। देखो, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से अगर आपको कहीं पे भी पूछा जाए तो आप डीएसएल वहाँ पर आंसर दे देना मित्रों। डीएसएल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टेलीफोन लाइनों के तांबे के तारों के माध्यम से जो है टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पर डीएसएल सही जवाब है। डीएसएल का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल का पूरा नाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नेटवर्क गेटवे होता है, खालिस्तान एक नेटवर्क गेटवे है। ऑप्शंस हैं, एक इंटरनेटवर्क सिस्टम, ठीक है सही है, एक सुपर इंटरनेटवर्क सिस्टम, दोनों प्रकार का नेटवर्क गेटवे हो सकता है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका सही जवाब आप लोग ध्यान से समझ लें। एक इंटरनेटवर्क सिस्टम भी हो सकता है या फिर सुपर इंटरनेटवर्क सिस्टम, दोनों ही नेटवर्क गेटवे के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। अब देखो, आप लोग एग्जाम में मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, आप सभी समझ रहे, जिन विद्यार्थियों ने तैयारी कर रखी है और जिन्होंने नहीं कर रखी है, सबके लिए महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी से सोचते हैं हमारी तो तैयारी है, हम तो और कॉन्फिडेंस में एग्जाम दे देंगे। भैया या फिर जो भी आप सभी हैं, मैं आप सभी को कहना चाहूँगा मित्रों, कभी भी हमें और कॉन्फिडेंस में एग्जाम देने नहीं जाना है, हमें ध्यान से समझना है। जब हम पेपर दें तो आप मेरी एक बताई हुई राय मान लेना, पेपर में प्रश्न को पूरा पढ़ना। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, मोस्टली जल्दीबाजी में निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है पढ़ लेते हैं ऐसे प्रश्न को, और वहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो भी अपने को दिख जाता है हम टिक कर देते हैं। ऐसी गलती आप कभी भी नहीं करें, पहले पूरा प्रश्न पढ़ें। पूरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। जल्दबाजी काहे की है, अपने को तोरण थोड़ी मारना है, वहाँ पर अपने को ध्यान रखना है कि क्या अपना प्रश्न है, पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ें, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, फिर जवाब देना। मैं कह रहा हूँ 99% आपके प्रश्न जो है सही जाएंगे अगर आप इस प्रक्रिया का यूज़ करेंगे तो। और अगर आप जल्दबाजी में वहाँ पर पेपर करते हैं तो आपकी गलतियाँ होंगी, आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न करने का तरीका समझ लो। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, आस्क, बाइडू, गूगल और सफारी। अब यहाँ पूछ रहा है सर्च इंजन नहीं है मित्रों। सफारी यहाँ पर जो है एक ब्राउज़र का उदाहरण है। सफारी ब्राउज़र होता है जो कहाँ पर होता है, सफारी ब्राउज़र एप्पल कंपनी के जो है डिवाइस में काम करता है। ठीक है, एप्पल कंपनी का ब्राउज़र है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। और हम कई बार क्या करते हैं, निम्न से कौन सा सर्च इंजन, हमने सोचा कि यार गूगल सर्च इंजन है या हम आंसर कराएंगे, तो ऐसे जल्दबाजी में हो जाता है। आप सभी को मैं भी कोई एक्सपीरियंस के साथ ही आपको कह रहा हूँ कि ऐसा होता है मोस्टली, तो आप लोगों को समझा देता हूँ, ऐसा नहीं करें। निम्न में से कौन सी ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। ईमेल में इनमें से कौन सा फोल्डर नहीं होता, सेंट मेल होता है, ठीक है, ट्रेस भी होता है, स्पैम भी होता है। लास्ट टाइम एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था और सेम 4 ऑप्शंस भी हमारे यहाँ से ये मिले थे। आपको मैं बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले भी एग्जाम से पहले बताया था पिछले एग्जाम में, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। रिसीव मेल नहीं होता, प्राप्त मेल को हम इनबॉक्स में रखते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है। गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड स्टोरेज है, याद रख लेना, दिमाग में सेट कर लेना, बत्ती जला लेना। गूगल ड्राइव क्या है, क्लाउड स्टोरेज का प्रकार है, ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के काम में आता है, जिसमें हम अधिकतम 15 जीबी तक का डेटा फ्री में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको गूगल ड्राइव पर डेटा स्टोर करना है तो फ्री में आप 15 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आपको करना है तो फिर आपको स्पेस कुछ खरीदना होता है गूगल से, जिसके पैसे आपको देने पड़ते हैं। तो 15 जीबी आप दिमाग में सेट कर लो। आगे हम चलते हैं, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण है, हब, स्विच, प्रोसेसर या फिर ए और बी दोनों। मित्रों प्रोसेसर जो है वो नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, ये तो CPU या फिर माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है। बाकी हब और स्विच दोनों ही नेटवर्क डिवाइस के उदाहरण है, ए और बी दोनों इसका सही जवाब यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, अगर आप
RSCT के आंसर की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो वैकेंसी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल जो है ऑप्शन उस पर चूज कर लीजिए, क्योंकि RSCT की सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की वैकेंसी गुरु ही अपलोड करता है। और भी बहुत सारे चैनल अपलोड करते हैं पर उनके आंसर श्योर नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि सर आप कैसे श्योर हो सकते हो कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, तो मित्रों आप लास्ट के आंसर की उठा के देख लीजिए। हमारी आंसर की और ऑफिशियल आंसर की VMOU में कोई फ़र्क नहीं आता, और अगर कभी फ़र्क भी आ जाता है तो VMOU का ही क्वेश्चन गलत निकलेगा, अपना गलत नहीं निकलेगा। लास्ट टाइम एग्जाम में ऐसा हुआ है, 2 प्रश्न वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के गलत थे जिनका हमने क्लेम किया और उन दोनों का बोनस मिल गया इन बच्चों को। ठीक है, आप लोग देख लेना, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है बोनस का, जिसमें मैंने बताया कि हमने कैसे बच्चों को 4 नंबर का बोनस दिलवाया है। ठीक है, तो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न में से कौन सी ऑप्शन टास्क बार में मौजूद नहीं होती? और दोस्तों इसका सही जवाब है मिनिमाइज बटन। ये टाइटल बार पर होता है। दोस्तों टास्क बार और टाइटल बार आपको समझा दूं, एक कंप्यूटर की जो ऐसी विंडो होती है, अगर आपने चलाया होगा तो सबसे ऊपर एक बार होता है, ये वाला एक पट्टी होती है, यहाँ पर इसमें कुछ बटन होते हैं इस जगह। ठीक है, इन बटनों को कंट्रोल बटन कहा जाता है और इनमें बटन होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज 3 बटन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर, और बाकी नीचे वाला जो बार होता है ये वाला, इसे टास्क बार कहा जाता है। तो यहाँ पर टास्क बार पर पूछ रहा है, टास्क बार पर क्या क्या होता है मित्रों? टास्क बार पर सिस्टम ट्रे होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसे सिस्टम ट्रे कहते हैं। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशंस और टाइम वगैरह दिखाता है। दूसरा स्टार्ट बटन इधर होता है, यहाँ पर ये वाला स्टार्ट बटन होता है। टाइम एंड डेट कहाँ होता है? इस जगह होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो इस टास्क बार पर होती है, पर मिनिमाइज बटन टाइटल बार पर होता है इस जगह। तो इस वजह से इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बूटिंग कितने प्रकार की होती है मित्रों? बूटिंग के 2 प्रकार होते हैं। बूटिंग के 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपको मैं बता दूं बूटिंग कौन कौन सी होती है। एक तो कोल्ड बूटिंग होती है, COLD कोल्ड। एक वार्म बूटिंग होती है, WARM। ठीक है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या फ़र्क है समझ लीजिए। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं तो उस ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड होती है, एक वार्म होती है। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल बंद हो, यानी ऑफ रखा है, हम आके उसको स्टार्ट करते हैं, कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और वार्म बूटिंग किसे कहते हैं? जब हमारा कंप्यूटर पहले से ही चालू है, हम उसको बंद करके दोबारा चलाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, इसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं? कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं मित्रों? कंट्रोल पैनल में सिस्टम एंड सिक्योरिटी भी होता है, नेटवर्क एंड इंटरनेट भी होता है, प्रोग्राम्स भी होता है, ऑल यानी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। मोस्टली उपरोक्त सभी सही जवाब होता है एग्जाम में 90% तक। तो आप अगर उपरोक्त सभी कहीं पे जवाब आए तो यही करके आना। और ए और बी दोनों का भी ध्यान रखना, ए और बी भी वही रहता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है? अब देखो यहाँ पर हम गलती से कौन सा है कर देते हैं, जबकि यहाँ से पूछ रहा नहीं है। तो मित्रों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI पर आधारित नहीं है, वो है यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स। ये वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है, CLI पर आधारित है, CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। ठीक है, बाकी GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर विंडोज़ 8.1 और macOS मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल कंपनी का, ये दोनों होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता? कौन सा मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं करता मित्रों? इसका सही जवाब रहेगा MS-DOS। MS-DOS सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एक बार में केवल एक ही यूजर इस्तेमाल कर सकता है, इस वजह से इसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बाकी सभी मल्टीटास्किंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पर होती हैं? MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर यानी टाइटल बार के ऊपर होती हैं। मित्रों ऐसा टाइटल बार देख रहे हो, यहाँ पर होता है क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसका सही जवाब रहेगा टाइटल बार, ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा MS वर्ड का, प्रैक्टिकल में बताया होगा आपके सर ने कि कहाँ पर होता है। MS वर्ड 2010 में चुने गए टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे ABC लिखा है, इसके बीच में ऐसे लाइन खींचनी है तो कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? मित्रों इसके लिए स्ट्राइक थ्रू का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका सही जवाब यहाँ पर, इसको ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, अगर पूछता कि चुने गए टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचनी है इस जगह, तो फिर हम अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पर ये पूछ रहा है बीच में मध्य में लाइन खींचनी है तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, ध्यान से समझ लेना। आगे हम चलते हैं, डॉक्यूमेंट में एक नया पैराग्राफ एंटर करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? अगर आपको डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ लेना है तो नया पैराग्राफ लेने के लिए एंटर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंटर से नया पैराग्राफ आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है,
बुकमार्क डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? बुकमार्क डालने की शॉर्टकट की मित्रों, बुकमार्क की शॉर्टकट होती है जो है Ctrl+Shift+F5। Ctrl+Shift+F5 बुकमार्क लेने की शॉर्टकट की होती है MS वर्ड के अंदर। यह आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं, कुछ आपका भी दायित्व होना चाहिए कि आप भी हमारे लिए कुछ कर सकें। तो आपके लिए मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस इतना सा आप काम कर दीजिए, हमारी टीम मोटिवेट होती है आपके लिए और प्रश्न आपके लिए लेकर आती है। ठीक है, सभी बच्चों को फ़ायदा भी मिलता है अगर आप क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। अगला है फ्रीज पेन ऑप्शन कौन से टैब में होती हैं? दोस्तों फ्रीज पेन व्यू टैब में होती है MS एक्सेल में। ये एक्सेल का प्रश्न है और इसका प्रश्न एग्जाम में किस प्रकार पूछा जा सकता है ये समझ लीजिए। एक प्रश्न तो ये आ सकता है, दूसरा प्रश्न आ सकता है MS एक्सेल में किसी कॉलम या रो को आप किसी एक जगह होल्ड करके रखना चाहते हैं ताकि हम स्क्रॉल करें तो वो एक जगह ही रहे, हिले नहीं। तो उसके लिए हम स्क्रॉल न हो, इसके लिए हम फ्रीज पेन कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है MS एक्सेल 2010 में कौन से फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को हटाया जा सकता है? मतलब यहाँ पर एक ABC टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके इस साइड भी स्पेस है और इस साइड भी स्पेस है। अभी बिना काम का स्पेस है, अनवांटेड स्पेस है। इस स्पेस को हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। MS एक्सेल में ट्रिम फंक्शन का बिना काम के स्पेस को हटाने के काम में लिया जाता है। ठीक है, लेन का फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट की लेंथ नापने के लिए, अक्षरों को नापने के लिए। ठीक है, कोई वर्ड है उसके अक्षरों को नापना है तो लेन, और मैक्स यानी अधिकतम कोई वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए मैक्स फंक्शन इस्तेमाल में लिया जाता है। ये कोई फंक्शन नहीं होता। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से चार्ट में श्रेणियाँ 37 लाइनों में दिखाई देती है? कौन सा चार्ट ऐसा है जिसमें जो है श्रेणियाँ 37 लाइनों में दिखाई देती हैं? और मित्रों इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 37 जो लाइनों में प्रदर्शित होता है वो जो चार्ट है उसे हम कहते हैं कॉलम चार्ट। ठीक है, आप देखते होंगे ऐसा एक चार्ट होता है जिसमें लाइनें ऐसे हमें दिखाई देती हैं, इसे कॉलम चार्ट कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करने के लिए कौन से टैब का इस्तेमाल किया जाता है? मित्रों लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इंसर्ट में अगर पूछ लिया जाए कि साउंड इंसर्ट करने के लिए या वीडियो इंसर्ट करने के लिए, तो मित्रों इंसर्ट टैब का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। वीडियो, साउंड, हाइपरलिंक, फोटो, कुछ भी इंसर्ट करना हो उसके लिए हम क्लिप आर्ट वगैरह, शेप्स वगैरह इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन के कितने प्रकार है? मित्रों एनिमेशन के 4 प्रकार होते हैं। ये मैंने कल भी जो है लाइव क्लास में आप लोगों को समझाया था। लाइव क्लासेस डेली शाम को 6:30 बजे लगती हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइव क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में आपको यहाँ पर लाइव क्लास डेली मिलती है। आगे चलते हैं अपन। दूर बैठे श्रोता को स्लाइड शो दिखाने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? आप अपने घर बैठे बैठे कहीं बाहर बैठे किसी श्रोता को क्या दिखाना चाहते हैं, स्लाइड शो दिखाना चाहते हैं, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? मित्रों पावर पॉइंट में ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो एक ऑप्शन होता है जो आपके स्लाइड शो को ब्रॉडकास्ट करके उसको दिखाने के काम में आता है दूर बैठे श्रोता को। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रॉडकास्ट का मतलब है दोस्तों हम यहाँ से अपनी सूचना अन्य कहीं पर दिखा रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। तो ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो इसका सही जवाब रहेगा। मित्रों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपको जो है कोई भी दिक्कत आए हमारी वीडियो से संबंधित, या फिर आपके मन में कोई हमारे लिए सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका हम अमल करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। MS पावरपॉइंट 2010 में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? दोस्तों MS पावरपॉइंट में पहले से ही कोई इमेज इंसर्ट करते हैं तो वो इमेज जो है इंसर्ट होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, स्रोत फाइल में कोई भी बदलाव नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब MS पावरपॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट किया जाता है तो उसकी स्रोत फाइल में कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो देखा। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो देखकर कैसा लगा और क्या आपने वीडियो को शेयर किया या नहीं किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।